अभी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ये IPCSE का फरवरी मार्च 2026 का पेपर है, MCQ का पेपर 2 एक्सटेंडेड सिलेबस का ये पेपर। और 40 क्वेश्चंस हैं, 40 MCQs हैं, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम होता है। 40 मार्क्स का पेपर है और इसके साथ एक सेपरेट आंसर शीट होती है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन के लिए, और उसमें से एक पॉसिबल आंसर को या करेक्ट आंसर को हमने सॉफ्ट पेंसिल के साथ उस ऑप्शन को फिल करना। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये होता है कि इन 40 क्वेश्चंस में से कोई 30-35 क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि रिलेटिवली आसान क्वेश्चंस होते हैं। और 5 to 10 क्वेश्चंस मोस्टली 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्टी का लेवल होता है। तो रिकमेंडेड ये होता है कि हम इस पेपर को ना 2 राउंड्स में सॉल्व कर लें। सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड के अंदर जो MCQs आसानी से जल्दी हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लेना चाहिए, और फिर उसके बाद तो 4-5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, पढ़ के अंदाज़ा हो रहा होगा, तो सेकंड राउंड में सॉल्व करना चाहिए। फुल लेवल्स के पेपर के लिए हमारे पास 1 घंटे का टाइम होता है, तो रफली 35-40 मिनट्स में फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए, और 4-5 मिनट में चीज़ों को रीचेक करके आखिरी 15 to 20 मिनट्स जो ट्रिकी क्वेश्चन हैं उनके लिए रखने चाहिए। और IPCSE में यही काम 20 to 25 मिनट्स में फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाता है आमतौर पे, और फिर उसके बाद लास्ट 15 मिनट्स 10 मिनट्स थोड़े से जो ट्रिकी क्वेश्चन है जिनको ज़रा आराम से देखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा उनके लिए रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल इस पेपर के लिए रीडिंग की स्किल है। बिल्कुल आराम से हर क्वेश्चन को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर उसके बाद उसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन देना है। अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ के फॉरन ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं और आगे के क्वेश्चन पे चले जाएं, और राउंड 2 के अंदर आकर उसको दोबारा एक दफ़ा फ्रेश माइंड के साथ पढ़ें, और फिर अंडरस्टैंड करने के बाद फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करें। Okay, question number 1. The diagram shows a stone of irregular shape. Which property of the stone can be found by lowering it into a measuring cylinder half filled with water? ये जो मेथड है ना, lowering something into a measuring cylinder which is half filled or partly filled with water, और स्पेशली अगर irregularly shaped object है तो इसकी हेल्प से हम नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट को फाइंड कर रहे होते हैं। तो लेंथ मास या वेट फाइंड नहीं होता, वॉल्यूम फाइंड होता है। नंबर 2, अच्छा अब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ है, तो इसी तरह के बहुत सारे हमें नजर आ जाएंगे। पांच जगहों के ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा और खास तौर पे कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हो रही होती हैं, तो उन कैलकुलेशंस पे जाकर उनको कैसे करना तो मैं आगे चल के साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 2, a helium balloon is taped to a top and balance. हीलियम बलून है तो ऑब्वियसली हीलियम जो है ना वो लाइटर देन एयर है, तो हीलियम क्या करती है, वो हीलियम हमेशा अपवर्ड राइज होती है, इसकी डेंसिटी भी कम होती है। मेटल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज प्लेस्ड ऑन द बैलेंस। अब इस मेटल ब्लॉक का ओरिजिनल मास 100 ग्राम्स है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर 100 ग्राम्स की रीडिंग टॉप एंड बैलेंस पे हमें नजर आनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो ये कि द रीडिंग ऑन द टॉप एंड बैलेंस इज 91 ग्राम्स, जैसे कि 9 ग्राम्स का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो टॉप एंड बैलेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये जो डाउनवर्ड एक्टिंग वेट है इसकी वजह से 100 ग्राम्स की रीडिंग आनी चाहिए। लेकिन ये जो हीलियम बलून को हमने टेप किया हुआ है तो हीलियम राइज होना चाह रही है अपवर्ड, और उसकी अपवर्ड राइज होने की वजह से एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, क्योंकि पार्टली इस वेट की बैलेंस, इस वेट की जो फोर्स है उसको बैलेंस कर रही है, उसको कैंसिल आउट कर रही है।
और उसी की कैंसिलेशन की वजह से जो ना हमारा जो वेट या मास यहाँ पर शो हो रहा है वो कम है. Which statement can be deduced from this experiment? Number one, the balloon exerts a downward force of 0.09 Newton on the top and balance. तो बलून जो है ना वो कोई डाउनवर्ड फोर्स नहीं लगाएगा, बलून की फोर्स अपवर्ड हो. तो इस वजह से, और बाकी उसकी वैल्यू वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है जब डायरेक्शन ही गलत है. The helium has a mass of -9 grams और the helium has a mass of +9 grams. अब हीलियम का मास कितना है वो हम इस इंफॉर्मेशन से जाहिर सी बातें नहीं बता सकते. लास्ट पॉइंट है, द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टॉप एंड बैलेंस इज 0.89 न्यूटन्स. 0.89 न्यूटन्स की रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है. अगर हम डाउनवर्ड फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें 91 को, जो कि रीडिंग आ रही है, 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 91 multiplied by 9.8 gives 891.8. अच्छा, अब इस 91 को ना हमें 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि जो आंसर है ना वो प्रॉपरली न्यूटन्स में आ जाए. बेसिकली जो रीडिंग है हमारे पास टॉप एंड बैलेंस की ग्राम्स की है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके और 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें जो डाउनवर्ड नेट फोर्स है ना वो पता चल जाए. तो नेट वेट या नेट डाउनवर्ड फोर्स हमारे पास इस तरह से 0.8918 न्यूटन्स आ जाएगी. और ये वाली जो वैल्यू है ना ये पार्ट डी के साथ मैच कर रही है. तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे एज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 3. An athlete runs 300 meters up a hill in 100 seconds. She then runs down the same hill in 50 seconds. What is her average speed for the whole run? Average speed के लिए हमें दो काम करने हैं. नंबर वन, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है, वो भी ट्रैवलिंग का टोटल डिस्टेंस है. और नंबर टू, हमें टोटल टाइम चाहिए होता है. तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, अपवर्ड जाते हुए वो 300 है और डाउनवर्ड आते हुए भी 300 है. टाइम अपवर्ड जाते हुए 100 है और डाउनवर्ड आते हुए 50 है. तो 600 डिवाइडेड बाय 150 इज 4.0 मीटर्स पर सेकेंड. तो इसके अंदर ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. अब ये भी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो रिकमेंडेड यही है कि प्रॉपरली फॉर्मूला लिख लिया जाए, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके फिर आंसर निकाला जाए, तो मिस्टेक के चांसेस कम होंगे. बाकी जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं उनके अंदर तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पूरी वैल्यूज वगैरह लिख के सारी कैलकुलेशन करके आंसर निकाला जाए. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. The diagram shows the speed time graph for a car. What is the acceleration of the car? कार का एक्सेलरेशन निकालना है हमने स्पीड टाइम ग्राफ से, तो हम इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे. So gradient of a speed time graph is equal to the acceleration of the car. तो अब एक्सेलरेशन के लिए हम दो पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं. ये फर्स्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स 0, 4 है. ये सेकंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 एंड 12. तो 0, 4, 2, 12 से अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, सो 12 minus 4 y2 minus y1 और x2 minus x1. So it is 8 upon 2, which is equal to 4.0 meter per second square. इस तरह पार्ट ए या ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाए. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज अ वेट? अ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. यस, ये जो वेट है ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होती है. What is the relationship between force of an object, its mass and its acceleration?
तो हमें पता है कि इनका फॉर्मूला होता है F=ma। इसके लिहाज से देखा जाए तो हम एक्सेलरेशन को जब दूसरी साइड में मूव करेंगे तो m=f/a। ये रिलेशन इन चार गिवन रिलेशंस में से एक वैलिड रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें, ये जो एमसीक्यू था ये प्योरली फॉर्मूला बेस्ड था, तो फॉर्मूला शीट को भी एक दफ़ा रिवाइज करना चाहिए एग्जाम से पहले, और फिर इस तरह के क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, कैलकुलेशन में भी जाहिर सी बात है फॉर्मूले काम आएंगे। Question number 7. Which statement about the resultant force acting on a moving object must be correct? First statement. It is the change in momentum of the object per unit time. So resultant force obviously change in momentum per unit time के equal होती है, तो ये statement correct है। क्वेश्चन भी यही होगा, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। It is the force needed to keep the object moving at constant speed. ये बात सही नहीं है, constant speed पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो जाएगी। इट इज द इम्पल्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग। इम्पल्स जो है ना वो चेंज इन मोमेंटम होता है, फोर्स नहीं। इट इज द लार्जेस्ट फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये लार्जेस्ट फॉरवर्ड फोर्स नहीं होती, बल्कि डिफरेंस होता है बिटवीन द फॉरवर्ड फोर्सेस एंड द बैकवर्ड फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 8। A motor is used to lift different sized loads to the same vertical height. The power input to the motor is kept constant. The graph of the time taken against the load lifted is shown. तो ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम टेकन फॉर लिफ्टिंग द लोड वो भी इंक्रीज हो रहा है, जबकि सारे लोड्स को सेम वर्टिकल हाइट पे लिफ्ट करना है और मोटर को एक कांस्टेंट एक जैसी इनपुट पावर मिल रही है। Which statement about the efficiency of the motor is correct? It increases as the load increases. ऐसा नहीं है, efficiency डिक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि अगर efficiency डिक्रीज होती ना तो ये इस तरह का कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता, बल्कि ये कर्व करता जाता है, यानी इस तरह का कर्व करता जाता है जिसमें ये डाउनवर्ड आता जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ग्रेटर लोड्स पे इसको ज्यादा टाइम लगेगा लिफ्ट करने में। इट इंक्रीजेस एज द लोड इंक्रीजेस, ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये एक इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ जो है ना कर्व। इट स्टेज द सेम एज द लोड इंक्रीजेस। ये वाला जो ऑप्शन है ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सेम रहती है तो इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये सेंटर से इस तरह पास होना चाहिए या इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए, तो ये वाली बात भी हम कह नहीं सकते। तो डी का ऑप्शन है कि मोर इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू डिटरमिन दिस। एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए ना हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि मोटर का जो आउटपुट है वो किस तरह से वेरी कर रहा है जब हम लोड लिफ्टेड को वेरी कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। Question number 9. An object is at a depth h below the surface of a liquid. The density of the liquid is rho. The gravitational field strength is g. What is the total liquid pressure at depth h? तो इसके लिए लिक्विड प्रेशर का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, रो एच जी, और वो ऑप्शन डी के साथ मैच कर रहा है, तो ये होगा प्रेशर, टोटल लिक्विड प्रेशर, ये प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट एनी डेप्थ टी। ये भी सिंपल एक फॉर्मूले का क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद होगा तो ये वाला एमसीक्यू भी आराम से हो जाएगा। A car tire runs over a nail that makes a hole in it. The air in the tire leaks out. तो एयर के लीक आउट होने की डायरेक्शन हमें नजर आ रही है कि ये हर डायरेक्शन में लीक आउट हो रही है। Why does the air leave the tire? एयर टायर को लीव करके बाहर क्यों आ रही है? इसकी क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है? फर्स्ट वन, द प्रेशर इनसाइड द टायर इज ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड। ऑब्वियसली यही वजह है तभी एयर जो है ना वो बाहर आना चाह रही है। अगर इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर सेम होगा तो एयर बाहर नहीं आएगी, या इनसाइड कम होगा आउटसाइड ज्यादा होगा तो वो तो टायर में फिल इन होना शुरू हो जाएगी। तो प्रेशर इनसाइड द टायर इज लेस देन, अगर ऐसा होता है तो बाहर नहीं आती बल्कि फिल इन होती है। टेम्परेचर इनसाइड द टायर इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर
outside the tire, ये वाली बात ही सही नहीं है. Temperature inside the tire is less than outside, ये वाली बात ही सही. Basically एयर का बाहर आना प्रेशर से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं है. Which graph shows the relationship between pressure and volume? Pressure and volume for a fixed mass of a gas at constant temperature ये inversely proportional होते हैं. और inverse proportion में हमारे पास जो ग्राफ बनता है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो इस तरह का एक कर्व बनता है. ये इनवर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ है. लेकिन इसी ग्राफ में अगर हम प्रेशर को 1 अपॉन वॉल्यूम के अगेंस्ट में ले लें तो ये ग्राफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला ग्राफ बन जाए. ये बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए. तो इसके लिहाज से देखा जाए तो ऑप्शन सी सही है कि प्रेशर और 1 अपॉन वॉल्यूम का ग्राफ बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि एक क्वांटिटी को हमने रेसिप्रोकेट करके कंसिडर कर. The graph shows how the internal energy of 1 kilogram of a metal changes with temperature. What is the increase in the internal energy of the block of the same metal of 0.15 kilogram when its temperature rises from 40 to 80 degree centigrade? तो अभी जो ग्राफ हमें गिवन है ना, ये गिवन है 1 kg ऑफ द मेटल के लिए, 1 किलोग्राम ऑफ द मेटल. तो इसके लिहाज से हम चीज़ों को रीड कर लेते हैं. 40 के ऊपर देखा जाए तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो 812 आ रही है. इसी तरह दूसरी जो टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास वो 80 है. 80 पे अगर हम जाकर देखेंगे तो 824 की वैल्यू हमें मिल रही है. तो 40 और 80 टेम्परेचर के अगेंस्ट में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है वो 824 माइनस 812 से 12 किलो जूल्स आ रहा है, जिसे हम 12,000 जूल्स भी कह सकते हैं. अच्छा, अब हमें ये बताना है कि ये चेंज ऑब्वियसली इंक्रीज का चेंज है. 812 से 824 में वो इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर की इंक्रीज हो रही है. हमें ये बताना है कि इसी तरह का इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल इस मास के साथ कितना होगा. इसके लिए हम सिंपल जो है ना वो रेशो का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं. जब 1 kg मास था तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज 12,000 था. जब 0.125 kg मास होगा तो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज कितना होगा. तो 1/12,000 0.125 divided by x. X is 0.125 multiplied by 12,000. तो ये हो जाएगा 1250 में हमें 250 और ऐड करना है. बेसिकली 1500 जूल्स इसका आंसर आना चाहिए. 8C इसका आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बोथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एन इनपुट ऑफ एनर्जी. What happens to the temperature of the water during melting and boiling? Temperature rises. Obviously, melting and boiling में temperature rise नहीं होता. Temperature does not change. ये बात सही है during melting, but rises during boiling ये बात सही नहीं है. Temperature rises during melting ये वाली बात भी सही नहीं है. Temperature remains unchanged during melting and during boiling ये वाली बात सही है. कि जब भी state change हो रही होगी तो उस वक्त पे temperature change नहीं होता. ओके, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. A beaker contains a liquid. As the liquid evaporates, the particles escape from the surface of the liquid and the temperature of the beaker changes. Which statement is correct? First statement, the beaker cools down. ये बात सही है.
because the less energy particle, less energetic particles के, ये बात सही नहीं है, more energetic particles के, the beaker will cool down, सही है, because more energetic particles के, ये बात भी सही है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सी में कह रहे हैं द बीकर हीट्स अप, ऑब्वियसली बीकर हीट अप नहीं होगा और लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स के नहीं होंगे, ना हीट अप होगा, और ये वाली बात पार्शियली सही है कि मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स के, तो पार्ट बी इज completely correct. Equal volumes of water at 100 degrees centigrade are put in 4 containers. 2 containers have matte black sides and 2 containers have shiny white sides. One of each type of container has a lid. The containers are left for 2 minutes. Which container of water has the highest temperature? So highest temperature obviously वहां होगा जहां पर हीट लॉस कम होगा, जहां लिड नहीं है वहां पे हीट लॉस ज्यादा होगा, जहां लिड प्रेजेंट है वहां पर हीट लॉस कम होगा। दूसरी बात, मैट ब्लैक साइड्स जो है ना, ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगी और फिर ये रेडिएट भी करेंगी। शाइनी वाइट साइड्स हीट को लेस एब्जॉर्ब करेंगी और रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, तो हीट कंटेनर के अंदर ज्यादा रहेगी और रेडिएट भी नहीं करेंगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उस स्टेटमेंट के साथ मैच करेगा कि विच कंटेनर ऑफ द वाटर हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर, सो दिस वन वुड हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि इसका जो हीट लॉस होगा ना वो कम होगा। एक तो लिड की वजह से और दूसरा शाइनिंग वाइट साइड्स की वजह से, क्योंकि लिक्विड की हीट को जो है ना रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, तो वो इस कंटेनर के अंदर ज्यादा प्रेजेंट रहेंगी और बाहर रेडिएट भी नहीं करेंगी। Okay, question number 16. The diagram shows a person keeping warm while water in a metal kettle boils over a wood fire. Which thermal energy transfers are taking place in this situation? Number one, uh, conduction, convection, and radiation. तो सबसे पहली बात ये है कि रेडिएशन हो रही है, फायर में से हीट निकल रही है और कैटल तक पहुंच रही है। कैटल के अंदर वाटर वार्म हो रहा है तो उसके अंदर कन्वेक्शन हो रही है, और ये जो कैटल है ये मेटल से बनी हुई है, मेटल हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर वो पूरी मेटल के अंदर यानी स्प्रेड हो जाती है वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स और उनके कोलिजन्स की वजह से, तो कंडक्शन भी हो रही है। और दूसरा रेडिएशन की वजह से ये जो हीट है ना ये इस पर्सन तक भी पहुंच रही है और इसके अंदर कन्वेक्शन भी हो रहा है। तो तीनों मेथड से यहाँ पर हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ओके, 17. The diagram shows a wave. Which letter represents the amplitude? तो एम्पलीट्यूड जो है ना वो S से रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड विच लेटर रिप्रेजेंट्स द वेवलेंथ? तो वेवलेंथ ट्रफ से लेकर ट्रफ तक R से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 18. Which statement about the image of an object formed in a plane mirror is correct? It is smaller than the object. It is same size as the object. ये बात बिल्कुल सही है। It is larger than the object. It is inverted. ये बात तो same size as the object image form होती है when it is being formed using a plane mirror. A ray of light travels from air into a glass block. एयर से ग्लास ब्लॉक के अंदर एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना ग्लास ब्लॉक है और रे ऑफ लाइट जो है ना वो यहाँ से आ रही है, दिस इज एयर, और ऑब्वियसली यहाँ पर हमें जो है ना एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब ये रे ऑफ लाइट क्या करेगी, ये अपना पाथ चेंज करेगी, it will bend towards the normal because it is entering a denser medium. तो जब ये डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो ये स्लो डाउन हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी और उसकी वजह से इसकी वेवलेंथ भी कम होगी, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सेम रहेगी, उसके ऊपर कोई यानी इफेक्ट नहीं होगा। सो स्पीड ऑफ रे is VA in air and VG in glass,
वेवलेंथ लैम्डा ए लैम्डा जी एंड फ्रीक्वेंसी, मैंने सबस्क्रिप्ट के साथ 6 के 6 यानी सिंबल्स को बता दिया. 3 suggestions as how the refractive index of the glass n may be calculated are listed. सबसे पहले है VA upon V. This is according to the basic definition of refractive index. Refractive index होता है speed of light in vacuum divided by speed of light in any medium. और ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, इसको हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से भी चेंज कर सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं. और इन एनी मीडियम में हम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को भी यूज कर सकते हैं. तो पहली बात सही है. अच्छा, सेकंड वाली बात भी सही है कि इसके अंदर जो है ना, हम लैम्डा को यूज कर सकते हैं. एक मिनट रुकिएगा. अच्छा, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये भी करेक्ट है कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं. रीजन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने एक फॉर्मूला भी देखा, पी ए अपॉन वी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो वी जो है ना, वो एफ लैम्डा के इक्वल होता है. तो लैम्डा ए लैम्डा जी और एफ फ्रीक्वेंसी जो कि सेम रहती है, तो फ्रीक्वेंसी कैंसिल आउट होगी. तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी, इससे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये जो थर्ड वाला है ना, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इन एयर एंड फ्रीक्वेंसी इन ग्लास दे आर सेम. तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो इस तरह जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें, वो ऑप्शन बी बन जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं. A light ray travels from air into glass. The angle of incidence is 32. The angle of refraction is 21. What is the refractive index of the glass? तो वही सेम सिचुएशन है. इंसिडेंस का एंगल हमारे पास ये बता रहे हैं 20 के अंदर 32 है, 32.0. और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 21.1 है. तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये कहता है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कैलकुलेट करना, उसका एंगल रिफ्रैक्शन वाले एंगल की जगह पर आना चाहिए. तो हमारे पास जो है ना, इंसिडेंस का एंगल एयर में है तो 32 ही पुट हो जाएगा, और यहाँ पर 21.1 पुट हो जाएगा, और इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 1.47 आ रहा है. ये दो आंसर्स नहीं हो सकते, क्योंकि साइन की नेचर है कि साइन का ग्रेटर एंगल ग्रेटर वैल्यू दे. तो न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर आएगी, सी और डी में से कैलकुलेटर में हम चेक करेंगे तो 1.47 इसका आंसर है. 21. A real image of an object is formed by a converging lens. Which statement is correct? The rays from the tip of the object meet at a point and the image can be viewed on a screen. ये बात बिल्कुल सही है कि रियल इमेज के लिए जो है ना, रेज जो है ना, वो किसी पॉइंट पे मीट करेंगे तभी रियल इमेज बनेगी. और दूसरी बात, इस इमेज को जो है ना, हम स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं. ये रियल इमेज की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है. The rays from the tip of the object meet at a point, ये बात सही है. The image cannot be viewed on a screen, ये बात सही नहीं है, ये वर्चुअल इमेज के साथ. The rays from the tip of the object do not meet, ये बात सही नहीं है, and it can be viewed. The rays of the from the tip of the object do not meet and cannot be viewed, ये दोनों बातें गलत. Option A correct. Number 22. Intruder alarms, mobile phones, and security scanners are practical
uses of electromagnetic radiation. Which list places the devices in the correct order of increasing wavelength of the electromagnetic radiation used? अच्छा जी, इसके अंदर आ, सबसे पहले हमारे पास जो है ना सिक्योरिटी स्कैनर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही यानी शॉर्ट रेंज वेव्स होती हैं। फिर इंट्रूडर अलार्म्स आ जाते हैं, ये उससे लॉन्गर यानी रेंज की होती हैं। और फिर इसी तरह से मोबाइल फोन्स आ जाते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ का आ जाए। 23. A student wants to explain why the sound from a train gets louder when it gets closer. What is the type of wave and which property of the sound causes it to be louder? तो साउंड है तो ट्रांसफर्स तो नहीं हो सकती, लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होगी। फिर ये कि उसके क्लोज आने की वजह से वो जो साउंड है वो लाउडर क्यों होती है? वेव इज मूविंग फास्टर एंड वेव हैज अ लार्जर एम्पलीट्यूड। वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से जो है ना वो लाउडर हमें सुनाई देती है, क्योंकि लाउडनेस जो है ना वो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव से कनेक्टेड होता है। जितना किसी वेव का एम्पलीट्यूड लाउडर होगा यानी लार्जर होगा, उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और उतना उसकी लाउडनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। डायग्राम शोज The diagrams show four different sound waves as represented by an oscilloscope. The scales are the same in all the diagrams. Which sound has the lowest pitch? Pitch is related to frequency. और लोएस्ट पिच का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी सबसे कम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स कम होनी चाहिए। तो हमारे पास अगर हम इन सबको कंपेयर करें, इसके अंदर हमें 1, 2 और 3 वेव्स नजर आ रही हैं। इसके अंदर हमें 1.5 वेव नजर आ रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो गई, फिर हाफ वेव है। इसके अंदर हमें 2 वेव्स नजर आ रही हैं और इसके अंदर 1, 2, 3, 4 वेव्स नजर आ रही हैं। सो सबसे कम नंबर ऑफ वेव्स इसके अंदर है पार्ट बी के अंदर। सो इट मींस इट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हेंस इट हैज लोएस्ट पिच। 25. A soft iron bar is not magnetized. It is held close to the north pole of the magnet and then to the south pole of the same magnet. What will be the result? Result क्या होगा? अच्छा, since it is not magnetized and it is a magnetic material, तो आप किसी भी पोल के पास इसको लेकर जाएंगे ना, तो वो इसको अट्रैक्ट ही करेगा। हाँ, अगर वो मैग्नेटाइज हो जाए तो कोई एक पोल इसको अट्रैक्ट करेगा और दूसरा रिपेल करेगा। लेकिन सिंस इट इज नॉट मैग्नेटाइज तो उसकी मैग्नेटिक डोमेन जिस पोल के पास हम लेकर जाएंगे ना उसके अकॉर्डिंगली अरेंज हो जाएंगी और सिर्फ अट्रैक्शन फील होगी। Which quantity is defined as the energy transferred by a cell in driving unit charge around a complete circuit? अब ये EMF की डेफिनेशन है और डेफिनेशन से आपके पास एक पूरा MCQ बन रहा है, तो डेफिनेशन और फॉर्मूलों को यहाँ पे भी रिवाइज करना इम्पोर्टेंट। Which graph shows the relationship between current and voltage of a for a metal wire at constant temperature? तो at constant temperature हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती और एक मेटल वायर एक ओमिक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। हमारे पास ऑप्शन सी होगा, वेयर करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। 28. The circuit diagrams show a cell connected to two diodes and a lamp in series. In which circuit does the lamp light up? इनमें से कौन से सर्किट के अंदर लैंप लाइट अप हो जाएगा? अच्छा जी, अगर पहले सर्किट को एनालाइज करें तो करंट ने यहाँ से फ्लो करना है और ये रिवर्स बाइस है, तो ये करंट का फ्लो अलाउ ही नहीं करेगा। यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइस है। फिर करंट जब यहाँ से रिटर्न कर रहा होगा तो ये वाला डायोड करंट फ्लो नहीं करने देगा। यहाँ से करंट फ्लो कर जाएगा, फॉरवर्ड बाइस है, और यहाँ से भी करंट फ्लो कर जाएगा।
फॉरवर्ड बायस्ड है तो पार्ट सी में करंट का फ्लो पॉसिबल होगा। इसमें अगेन यहाँ पर ये रिवर्स बायस्ड है, कैथोड से करंट एंटर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे लैंप लाइट अप नहीं होगा। सो ओनली पार्ट सी इज करेक्ट, इसके अंदर लैंप लाइट अप हो जाएगा क्योंकि पूरा सर्किट जो है ना अपना लूप करंट अपना लूप कंप्लीट करके इसके लिए सर्किट कंप्लीट है। द डायग्राम shows a battery. The diagram shows a battery connected to two resistors X and Y. Two voltmeters are connected into the circuit. The reading on voltmeter 1 is greater than the reading on voltmeter 2. तो इसकी रीडिंग ग्रेटर है और इसकी रीडिंग लेस। तो अगर इसकी रीडिंग ग्रेटर है ना तो इसका मतलब है एक्स की रेजिस्टेंस ज़्यादा है और वाई की रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि वोल्टेज जो डिवाइड होता है वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ग्रेटर रेजिस्टेंस गेट्स ग्रेटर वोल्टेज शेयर, lesser resistance gets lesser voltage share, which show about the current in the two resistors and the resistance of the two resistors is correct. सबसे पहले करंट को देखते हैं। करंट इज सेम इन बोथ रेजिस्टर्स, क्योंकि एक ही लूप है और सीरीज सर्किट है तो करंट हर जगह सेम रहेगा, कम या ज्यादा नहीं हो सकता। साइज ऑफ रेजिस्टर, बोथ रेजिस्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस, ये बात गलत है क्योंकि अगर सेम होता तो दोनों का वोल्टेज भी सेम होता। रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ वाई, ये बात सही है। और सेम रेजिस्टेंस अगेन गलत है, एक्स ग्रेटर है वाई, ये भी सही है। तो अब दोनों जो बातें सही है वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। Okay. The diagram shows a conductor WZ. Part of the conductor lies between the magnetic poles north and south. Okay. When the conductor is moved, electrons flow along the conductor Z to Y. ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन है आर से जो शो हो रही है, दैट वाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और ये कब मूव कर रहे हैं? व्हेन द कंडक्टर इज मूव, बेसिकली इंडक्शन हो रही है। जब कंडक्टर मूव करेगा ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, डिस्टर्ब होंगी, कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी और एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। इन विच डायरेक्शन इज द कंडक्टर मूव, कंडक्टर को हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट फिंगर को इस डायरेक्शन में अलाइन करेंगे डाउन द फेस, और फिर उसके बाद हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट आएगी। हम सेकंड फिंगर को उसके साथ अलाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कि थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है। तो थंब जो है ना वो इनटू द पेज को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो एक दफा इसको दोबारा देख लेते हैं। ये हो गया डाउन द पेज, और हमारे पास ओके जेड टू वाई, एक मिस्टेक हो रही है मुझसे। करंट की जो डायरेक्शन होगी ना वो ये आर से शो हो रही है। तो कहीं कहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है ना वो है अलोंग द कंडक्टर फ्रॉम जेड टू वाई। तो जेड टू वाई अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो है तो करंट की डायरेक्शन जो है ना ये आर से शो हो रही है। सो आर इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम इसको अगर करेंगे ना अलाइन, तो हमारी फर्स्ट फिंगर डाउन द पेज अलाइन होगी, हमारी सेकंड फिंगर अराउंड द करंट होगी, तो जो थंब होगा वो आउट ऑफ द पेज पॉइंट आउट कर रहा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करके। तो ऑप्शन डी जो है ना तो यहाँ पर करेक्ट होगा, आउट ऑफ द पेपर टूवर्ड्स द व्यूअर। ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन है इस कॉन्फ़िगरेशन में। 31. Graph 1 shows the output from an AC generator. Which changes can be made so that generator produces graph 2? यानी होगा क्या कि हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और दूसरा हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज होंगी, और ये दोनों काम जो है ना स्पीड ऑफ रोटेशन के जरिए से होते हैं।
तो ऑप्शंस में हमारे पास है डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, से ये नहीं होता है डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन, एम्पलीट्यूड भी कम होगा, नंबर ऑफ वेव्स भी कम हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये सही है, बट डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स ये बात सही नहीं है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स ओनली इससे भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ओनली, तो स्पीड ऑफ रोटेशन जब हम इंक्रीज करते हैं, नॉट ओनली द एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस बट ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इंक्रीजेस, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स भी अभी तकरीबन 1.25 वेव्स हैं, और ये इंक्रीज हो के ना 2.5 से भी ज्यादा हो रही है ग्राफ 2 के अंदर। 32 The diagram shows a current carrying wire in a magnetic field. What is the direction of the magnetic force on the wire? इसके अंदर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फर्स्ट फिंगर को अलाइन करेंगे डाउन द पेज, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और सेकंड फिंगर को हम अलाइन करेंगे करंट के साथ, करंट इन द वायर के साथ। तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है ना वो आ जाएगी, और फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर जो है ना वो आ रही है इनटू द पेज। तो इनटू द पेज इज being shown by P, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी ऑन द वायर, ये उस तरफ पुश हो जाएगी या मूव करने से, अगर ये मूव कर। 33 A transformer has a primary coil with 2000 turns and a secondary coil with 10,000 turns. Obviously एक step up transformer है। The transformer is 100% efficient. Vp is the voltage across primary coil, Vs is the voltage across secondary coil, Ip is the current in the primary coil, Is is the current in the secondary coil. Which statement about the transformer is correct? इसमें से कौन सी statement transformer के बारे में सही है? ठीक है, ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो है ना जो रेशोज होती हैं, ये फॉर्मूला होता है वो इस तरह होता है कि NP अपॉन NS इज इक्वल टू VP अपॉन BS, और दूसरा रिलेशन इस तरह बनता है NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन I। सेकेंडरी और प्राइमरी करंट की पोजीशन चेंज हो जाती है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज की रेशो सेम रहती है। तो हमारे पास ये जो रेशोज हैं इसमें 2000 divided by 10,000 is equal to Vp upon Vs। अब इसके अंदर अगर हम देखें ये जितने ऑप्शन हैं सब में ना Vs को सब्जेक्ट बनाया था, सो Vs is 10,000 divided by 2000 multiplied by V, तो आंसर ऑब्वियसली 5 टाइम्स Vp आएगा। तो ये आ गया हमारे पास वोल्टेजेस का रिलेशन। इसके लिहाज से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब इसकी वर्किंग करते हैं, 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 IS अपॉन I। अब हम यहाँ देखें तो सब जगह IS को इन्होंने सब्जेक्ट बनाया हुआ, सो IS इज 0.1/5, so 0.2 टाइम्स IP हो जाएगा। 0.2 के लिहाज से देखें तो ये और ये करेक्ट है, और दोनों चीजें जहाँ पे करेक्ट हैं वो ऑप्शन बी बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विद दिस कैलकुलेशन। इस एग्जाम के अंदर ये कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, फिर आंसर देना चाहिए ऑप्शन दे दिया। The diagram shows the scattering of alpha particles by gold foil. Two observations from the experiment are labeled as 1 and 2. तो 1 जो है ना वो ये है कि most particles are going undeflected, और दूसरी ये कि a few particles deflect। ये दो observation, they are evidence for the structure of the atom. Which conclusion is correct? इनमें से कौन सा conclusion correct? The atom has no overall charge, ये बात गलत है। The atom has an overall positive charge, ये भी बात गलत है। The atom is mostly empty space. This is one of the observations of this experiment. The atom has an overall negative charge, ये बात भी सही नहीं है। इन ऑब्जर्वेशन से इन तीन चीजों के बारे में यानी चार्ज के बारे में नहीं पता चल रहा
बल्कि ये पता चल रहा है कि सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट, तो एम्प्टी स्पेस है ज्यादातर, और सेंटर के अंदर यानी एटम में नहीं बल्कि सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। 35. A nuclide has symbol Na2311, which statement about all atoms of this nuclide is correct? There are 11 protons in the nucleus. सही है। 23 न्यूट्रॉन्स, ये बात सही नहीं है। 23 असल में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों। इसी तरह से 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। 34 न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, ये बात गलत है, तो ऑप्शन ए इसके अंदर करेक्ट है। 36. A student measures count rate from a radioactive source. Which method should the student use to remove the contribution made by the background radiation? यानी वो corrected count rate किस तरह से निकाल सकता है, हमें ये बताना। Take the measurement in an empty room. से कुछ नहीं होगा। Measure the count rate due to the background radiation on its own and add नहीं करेंगे, उसको subtract करेंगे। Measure the count rate due to background radiation on its own and subtract it from the measurement from the source, तो इससे वो correct कर लेगा। Use the measurement time इससे। A beam of beta electron travels in a straight line. It enters a region where there is a field and deflects the particles in a circular path as shown. What is the type of field and the direction of the on the diagram? तो फील्ड में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द पेज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द पेज होगी तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ द पेज पॉजिटिव चार्ज है और इनटू द पेज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनटू द पेज है तो इनवर्ट पॉजिटिव, बल्कि इनवर्ट नेगेटिव होगा और आउटवर्ट पॉजिटिव होगा। तो फील्ड इस तरह से ना इनटू द पेज जाएगी। अगर इस तरह होता तो ये जो बीटा पार्टिकल्स है ना, इसको आउट ऑफ द पेज बेंड होना चाहिए था, डाउन द पेज बेंड नहीं होना चाहिए था। तो ये पॉजिटिव से अट्रैक्टेड है तो पॉजिटिव की तरफ इसको आना चाहिए था। ओके, एन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इस लिहाज से बीटा पार्टिकल्स का अपवर्ड बेंड होना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि ये दो ऑप्शंस को करेक्ट रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में से एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर दोबारा से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। ये जो बीटा की डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट हमारे पास जो है ना करंट की डायरेक्शन वो बनेगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए। और हमारे पास जो थंब है उसको डाउनवर्ड पॉइंट करना चाहिए, ये फोर्स की डायरेक्शन है क्योंकि डाउनवर्ड का कर्व है। इस लिहाज से हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना वो इनटू द पेज आ रही है, यानी नॉर्थ पोल इज आउट ऑफ द पेज, साउथ पोल इज इनटू द पेज। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज इज प्रेजेंट, उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। इस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो फोर्स आउट ऑफ द पेज आ रही है, फोर्स है वो आउट ऑफ द पेज आ रही है, तो इसको डाउनवर्ड बेंड नहीं होना चाहिए बल्कि आउट ऑफ द पेज बेंड होना चाहिए, तो इसकी ऑप्शन सी सही होगा। Uranium 235 can undergo nuclear fission in many ways. Which equation correctly shows a possible fission reaction for uranium 235? यूरेनियम 235 में एक न्यूट्रॉन ऐड करवाया जा रहा है, ये सब में कॉमन है। अच्छा, अब इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें हमने देखना है कि हमारे पास न्यूक्लियॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर कहाँ कहाँ पर बैलेंस्ड है। तो हमारे पास जो है ना, अगर फर्स्ट ऑप्शन हम देखें तो 141 और 92 ये दोनों कंबाइन होकर बन जाएंगे 233, और 233 में 3 न्यूट्रॉन ऐड करें तो 236, और यहाँ पे भी न्यूक्लियॉन नंबर 236 है, और इसी तरह से प्रोटॉन नंबर भी 92, 56 और 36 बैलेंस है।
ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि उसमें न्यूक्लियन नंबर, प्रोटॉन नंबर सब जगह बैलेंस है। बाकी इन तीनों ऑप्शंस को भी अगर हम चेक करेंगे ना तो इसके अंदर कोई ना कोई एक चीज बैलेंस नहीं हो रही होगी, तो उस वजह से जो है ना ये फिर इनकरेक्ट इक्वेशन। A satellite is orbiting above Earth's equator. It completes one orbit of the Earth every 24 hours. The satellite is 36,000 kilometers above the surface of the Earth, and the radius of the Earth is 6,400 kilometers. What is the orbital speed of the satellite? ऑर्बिटल स्पीड के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बाय आर अपॉन टी, और इसके अंदर हम 2 बाय और रेडियस की जो वैल्यू पुट करेंगे उसमें अर्थ का रेडियस 6,400 साथ साथ 36,000 किलोमीटर अबव है, तो ये यूज करेंगे। और टाइम, सिंस इट कंप्लीट्स वन कंप्लीट ऑर्बिट एवरी 24 आवर्स, तो 24 आवर्स को पुट कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर वगैरह में पुट करके, तो इसका आंसर 3.1 किलोमीटर पर सेकंड्स आना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक मसला ये कि सारे आंसर ना पर सेकंड्स में गिवन है, तो 24 आवर्स को हम 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। Last, one nuclear reaction that occurs in the sun is responsible for most of the energy released in the sun. What is this nuclear reaction? सन के अंदर जो रिएक्शन होता है वो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म हीलियम, ये मेन सीक्वेंस स्टार में हो रहा होता है और तो ये पेपर था। इसमें आपने देखा कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, उनके अंदर टाइम लगता है, कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती है, कुछ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं तो उनको जल्दी से किया जा सकता है। तो स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि 2 राउंड्स में कम से कम पेपर करें और कैलकुलेशन वाले कैलकुलेशन वगैरह लिख के कर लें, और इसी तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सेकेंड राउंड में करना चाहिए, तो पेपर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। चलिए मैं फिर इसी के साथ एंड करता हूँ। कोई क्वेश्चन